आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 को। लेक्चर नंबर 15 बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 4 की फर्स्ट डिवीजन पर। जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, जैसे है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस एंड द टाइम पीरियड। देन हम रिलेशनशिप बनाएंगे बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम का। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। फ्री एंड फोर्स ऑक्सीलेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम रेजोनेंस और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ये स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास है ऑसिलेशन। कौन सी मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन होती है? दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करना शुरू कर दे तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी मोशन होगी? ऑक्सीलेटरी मोशन होगी। अब याद रखिएगा, हमारे पास इस मीन पोजीशन को एक और नाम भी बोला जाता है, दैट इज आल्सो सेड टू बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल पेंडुलम की, जैसे सिंपल पेंडुलम को अगर हम इसकी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएं तो ऑब्वियसली जैसे ही हम इसे यहां से डिस्प्लेस करेंगे ये सिंपल पेंडुलम क्या करना शुरू कर देगा? ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। इसी में हमारे पास एक एग्जांपल आ सकती है, दैट इज अ मैस अटैच विद द स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, आप इसे वर्टिकली भी हैंग कर सकते हो। देखिए ना, मैं अगर इस पर अप्लाइड फोर्स लगाकर इसे इस साइड पर खींच दूं, ये मेरी अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पार्टिकल है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। कहां पर चला जाएगा? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। वन ऑफ द एक्सट्रीम है, ये इसकी मीन पोजीशन थी। जैसे ही मैं यहां पर अप्लाइड फोर्स लगाना बंद करूंगा, ये पार्टिकल दोबारा किस साइड पर मूव कर रहा होगा? अपनी मीन पोजीशन की साइड पर। क्यों? इसकी वजह है रिस्टोरिंग फोर्स। तो याद रखने वाला पॉइंट हुआ, ऑक्सीलेटरी मोशन के अंदर जब भी एक पार्टिकल एक्सट्रीम से टुवर्ड्स मीन जा रहा होगा तो उसकी वजह क्या होगी? रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, क्या अब ये जाकर अपनी मीन पोजीशन पर रुक जाएगा? कतई नहीं। अपने इनर्शिया की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन से किस साइड पर मूव करता जाएगा? दूसरी एक्सट्रीम की साइड पर। इसकी वजह क्या थी? इनर्शिया। तो ऑक्सीलेटरी मोशंस के अंदर पार्टिकल अपनी मीन से किसी भी एक्सट्रीम की साइड पर क्यों मूव करते हैं? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ऑक्सीलेटरी मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेज होती हैं। नंबर वन इज द रिस्टोरिंग फोर्स और नंबर सेकंड इज द इनर्शिया। अगर ये दोनों चीजें मौजूद होंगी तो आप ऑक्सीलेशन को डिस्कस कर सकते हैं। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जी। देखिए, हमारे पास इस वक्त जो लॉ यूज कर रहे हैं वो हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या है? द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बट कीप इन माइंड, हम ये अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट लगा रहे होते हैं। दिस मीन्स दैट अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? के एक्स के, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और हम इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। आप स्प्रिंग कांस्टेंट को एफ ओवर एक्स लिख सकते हो। आपको नजर आया इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? दैट इज द न्यूटन पर मीटर। ये यूनिट जो है वो सेम एज द सरफेस टेंशन है। ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए पॉइंट कि स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स किस जैसे होते हैं? तो सेम एज द सरफेस टेंशन। अच्छा जी, अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होंगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगी? अपोजिट होंगी, जैसे अभी हमने लास्ट केस में डिस्कस भी किया। दैट्स व्हाई रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली मैं इसे एम ए लिख सकता हूं और एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम वैल्यूज लगा दें तो ये के एक्स आ गई। तो एम ए किसके बराबर आ गया? माइनस के एक्स के। दिस मीन्स दैट ए किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस के ओवर एम एक्स। के भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, तो डेट्स है कांस्टेंट को खत्म कर दे तो हमारे पास रिलेशन आ गया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब हमारे पास इसमें दो प्रॉपर्टीज बन रही हैं। नंबर वन, ये एक्सेलेरेशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इस वाइब्रेटरी पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उसका एक्सेलेरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। नंबर सेकंड, नेगेटिव का साइन बता रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो अब ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो इस दो प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर रही हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द एक्सेलेरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ गई, ये आपने याद रखनी होगी। अब देखिएगा यहां पर हमें बहुत क्लियर है, एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में समझा देता हूं। अगर हम एफ एक्सटर्नल और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन था, दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ आ गया। सिमिलरली फोर्स और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, दैट्स व्हाई अगर आप इसे अप्लाइड एक्सेलेरेशन एक्सटर्नल फोर्स का एक्सेलेरेशन बोल रहे हैं तो हमारे पास ए और एक्स का ग्राफ भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। बट लिटिल बिट वेरिएशन है। अगर मुझे रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना हो तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, अगर मैं इस रिलेशन को फॉलो करूं तो आपको नजर आ रहा है ये माइनस का साइन भी आ रहा है। दिस मीन्स डेट अब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, लाइक डेट बनेगा। देखें इस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यूज पॉजिटिव है जबकि एक्स की वैल्यूज हमने क्या ले ली, नेगेटिव। तो ये इस रिलेशन को आप फॉलो कर रहा है। इसमें आ जाए, अब एक्स पॉजिटिव है जबकि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यूज हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये ग्राफ हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स और एक्स के दरमियान बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। जबकि अगर आपसे अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स और एक्स का ग्राफ पूछा जाता तो ये हमारे पास इस वक्त इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आने वाले एक्सेलेरेशन का एक्स के साथ भी ग्राफ इसी पैटर्न को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। देखिएगा हमारे पास इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का भी आपको पता होना चाहिए, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास दो किस्म के कॉम्बिनेशंस होते हैं स्प्रिंग के, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और सेकंड वन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप एक से ज्यादा स्प्रिंग्स को इस तरह से जोड़ दें कि वो हमारे पास लाइक दैट पैटर्न को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो तो हम इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, दैट आर सेड टू बी द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो अफेक्टिव या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकलता है वो रेसिप्रोकल्स लेकर ऐड करना पड़ेगा हर इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज को। जैसे 1/k इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2। और अगर आपको k इफेक्टिव की वैल्यूज लेनी है तो याद रखने का तरीकेकार है प्रोडक्ट ओवर सम, मतलब k1 मल्टीप्लाई बाय k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये फॉर्मूला याद भी रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा भी जा चुका। अगर हम n स्प्रिंग को जो कि सेम वैल्यूज के होते हैं, मतलब ये भी k है ये भी k है, थर्ड स्प्रिंग भी k होता है एंड फोर्थ वन भी k होता है, इन सबको आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते तो उस वक्त हमारे पास जो अफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकलता वो बराबर निकलता k/n के। जैसे यहां पर k/2 इसकी वैल्यूज निकलनी चाहिए थी जी। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग इस तरह से अटैच किए गए हों कि वो हमारे पास इस फैशन में अटैच किए जाएं तो ये हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज क्या निकल आती है, ये k1 प्लस k2 होगी। सिंपली आप इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज को ऐड कर दीजिएगा तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज निकल आएगी। और अगर हम n स्प्रिंग ऑफ सेम वैल्यूज, सबके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम है मतलब आइडेंटिकल है, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते तो अब हमारे पास अफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर निकल आता है, दैट इज द n into k, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जितने भी आपने यहां पर जोड़े हुए हैं। जैसे इस सूरत में आपने कितने स्प्रिंग्स जोड़े थे, 2, तो अब अफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज द 2k। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन के स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशियो ले लें तो आंसर क्या निकलेगा। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर क्या आया था, nk, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आंसर क्या आया था, k/n। k से k कट जाएगा, n ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, n²। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, n²। लेकिन शर्त यह है कि ये सारे के सारे जो स्प्रिंग हैं वो किस में होने चाहिए, वो सेम वैल्यूज की स्प्रिंग कांस्टेंट में होने चाहिए।
जी, इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम स्प्रिंग को इस तरह से कट करें कि उसके n इक्वल पार्ट्स बन जाएं, तो अब हर एक स्मॉलेस्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। देखें, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था। मैं एग्जैक्टली इसके दो इक्वल पार्ट्स कर देता हूं, तो हर स्मॉलेस्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो अब ये हाफ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितने पार्ट्स किए थे, 2, तो ये 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट का हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज क्या निकली थी, 2 के। इस स्मॉलेस्ट पार्ट की भी वैल्यूज क्या निकलेगी, 2 के। और अगर मैं इस स्प्रिंग के 3 पार्ट्स कर देता, तो अब कितने पार्ट्स किए हैं, 3, तो हर स्मॉलेस्ट पार्ट का हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यूज होगी उसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इसकी वैल्यूज भी क्या निकलेगी, 3 के, इसकी वैल्यूज भी क्या निकलेगी, 3 के। एक्चुअली यहां पर ना स्टूडेंट गलती करते हैं, इसे k/3 या k/2 समझते हैं। k का फॉर्मूला क्या था, f/x। अगर मैं फोर्स को सेम मान लूं, तो ऑब्वियसली सिंपल इज दैट, आपको अच्छी तरह से पता है जिस स्प्रिंग की लेंथ कम होगी उसमें एक्सटेंशन लाना हमारे पास क्या होता जाएगा, ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहां पर हमारे पास ये वाली वैल्यूज जो है इसके साथ किस रिलेशन में निकलेगी, इनवर्स रिलेशन में। और मैंने अभी बोला लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और एक्सटेंशन में कौन सा रिलेशन होता है, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। दिस मींस दैट जितनी लेंथ कम होती जाएगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट क्या करता जाएगा, वो बढ़ रहा होता है। तो दैट्स व्हाई यहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स करने से हर इंडिविजुअल पार्ट्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जितने पार्ट्स किए वो नंबर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी स्प्रिंग कांस्टेंट की। शर्त ये है कि ये सारे के सारे पार्ट्स इक्वल लेंथ के होंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन एमसीक्यूज में आए भी हुए हैं। देखिए जी, अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक वाइब्रेटरी पार्टिकल है जो अपनी एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये इसकी वन ऑफ द एक्सट्रीम है, ये अदर एक्सट्रीम है, और ये मीन है। लेट्स सपोज वो यहां से स्टार्ट लेता है, अपनी मीन पोजीशन पर आया, देन मूव करता हुआ अपनी अदर एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पोजीशन पर आएगा, और उसके बाद दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया जहां से उसने स्टार्ट लिया था। दैट इज सेड टू बी द वन ऑफ द वाइब्रेशन। इसे आप एक वाइब्रेशन बोलते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अब क्या हो गया, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इसे रिप्रेजेंटेशन किसके साथ दी जाती है, कैपिटल टी से। ऑब्वियसली इसके यूनिट्स क्या होंगे, सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, दैट इज सेड टू बी द फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, और आप इसके यूनिट्स क्या लिखते हो, हर्ट्ज लिखते हो। आपको ये भी अच्छी तरह से पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द 1 ओवर टाइम पीरियड। और जब रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या निकलेगा, 1। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज टेकन एज द 1। नेक्स्ट बात याद रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है सर्कुलर मोशन की, जिसके लिए आप एंगुलर वेलोसिटी का वर्ड चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज 2 पाई बाय टी। यहां पर ये टी टाइम पीरियड है, दैट आल्सो बी रिटन एज 2 पाई एफ, और ये एफ है फ्रीक्वेंसी। इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट रेडियन पर सेकंड ही लिए जाते हैं। अच्छा, अगली बात याद रखिएगा, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ना ओमेगा और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑब्वियसली ये 2 पाई के बराबर निकल आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी के साथ रेशो क्या होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी इधर आकर डिवाइड हो रही है, तो डेट इज आल्सो टेकन एज द 2 पाई। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास जी, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए ना, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसको हमने किसी भी मैश के साथ अटैच करके हैंग कर दिया। अगर मैं इसे ऑक्सीलेट करवाना चाहता हूं तो ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करना शुरू कर देगा, ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। और वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा उसके टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। लेट्स सपोज ये यहां से स्टार्ट लेता है अपनी मीन पोजीशन पर, तो ऑब्वियसली यहां पर इसका टाइम क्या होगा, 0। जब वन ऑफ द एक्सट्रीम पर गया तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड।
दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आया, तो अब हाफ ऑफ द टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, दूसरी एक्सट्रीम पर वाइब्रेट करता हुआ आ गया, 3/4 ऑफ इट्स टाइम पीरियड, इतना ही टाइम लगना चाहिए, और अब दोबारा कहां पर पहुंचेगा, अपनी मीन पोजीशन पर, तो अपनी ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर चुका, डेट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, ये इसका वन ऑफ द टाइम पीरियड है। ये मैंने टाइम के अकॉर्डिंगली इसमें लेबलिंग की है। अब देखिएगा, अगर एक पार्टिकल जो है लेट्स सपोज पॉइंट O1 से स्टार्ट लेता है और वो सर्कुलर मोशन में हो जाए, ये O1 या पॉइंट P कौन सी मोशन को परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, अगर ये पार्टिकल यहां पर सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, तो जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा होगा वो 1 ऑफ द डायामीटर पर बन रहा होगा। और अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें इसके प्रोजेक्शन की मोशन को, तो आपको नजर आएगा कि ये 1 ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन होगी। तो पहला पॉइंट तो याद रखिएगा हमारे पास कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो कौन सी मोशन को परफॉर्म करता है, तो कौन सी मोशन को परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन को। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये कहां पर वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर सकता है, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द 1 ऑफ द डायामीटर, तो अलोंग द 1 ऑफ द डायामीटर। ये 1 ऑफ द डायामीटर पर कौन सी मोशन को परफॉर्म कर रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, अगर इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है, ये इस एम्पलीट्यूड के बराबर आ जाए और इन दोनों के टाइम पीरियड्स भी बराबर हो जाए, मतलब जितनी देर में ये स्प्रिंग अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उतनी देर में ये पॉइंट P भी अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो अगर ये टाइम पीरियड्स भी बराबर हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये रेप्लिकाज हो जाएंगे। इसका मतलब है हम इस मोशन से एग्जैक्टली इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ड्राइव करवा सकते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से। अगर हम इसके साथ कोई वेवफॉर्म एसोसिएट करते हैं तो ऑब्वियसली ये वेवफॉर्म साइनोसॉइडल होगी। देखें ना, यहां पर अगर स्टार्ट ले रहा है, टाइम 0 था, इस जगह पर टाइम क्या होगा, T/4, यहां पर मार्क करें तो टाइम क्या हो जाएगा, T/2, ये 3T/4 आ गया और ये कंप्लीट टाइम पीरियड हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली ये इसकी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली हम यहां पर मार्क कर सकते हैं एंगल के अकॉर्डिंगली भी। 0 यहां पर पहुंचा तो कितना एंगल बनता नजर आ रहा है, π/2, जिसे आप 90 डिग्री भी कह सकते हो। यहां पर 180 या पाई रेडियन, इस जगह पर 3π/2 या 270 डिग्री, और यहां पर हमारे पास 2π कंप्लीट हो गए। दिस मीन्स डेट अब यहां पर अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली लेबलिंग करना चाहूं तो 0 टाइम के ऊपर फेज एंगल भी 0 होगा। T/4 जब हमारे पास टाइम पीरियड होगा उस वक्त हमारे पास फेज, अगर मैं थीटा के अकॉर्डिंगली यहां पर वैल्यूज को डिफाइन करना चाहता हूं तो ये कितनी निकलेगी, π/2 निकलेगी। T/2 टाइम पीरियड पर फेज या एंगल कितना बन रहा होगा, पाई। 3T/4 पर फेज या एंगल कितना बन रहा होगा, 3π/2, और कंप्लीट टाइम पीरियड पर फेज या एंगल कितना बन रहा है, 2π। तो ये वैल्यूज इसके अकॉर्डिंगली आपने एमसीक्यूज के लिए याद भी रखनी होगी। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से हम ड्राइव करते हैं कुछ क्वांटिटीज को, जैसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन। याद रखिएगा हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाएगा पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो उसकी मोशन क्या होगी, वो सर्कुलेटरी भी होगी, और इसके अलावा हम उसे पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, खास टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, अब इस प्रोजेक्शन की मोशन क्या होगी, तो अब ये सर्कुलर नहीं है, ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, और पीरियोडिक तो ऑब्वियसली होगी ही। तो हम सर्कुलर मोशन के किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्शन को, किसके अलोंग, अलोंग 1 ऑफ द डायमीटर के अलोंग। तो यहां पर उसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। इसका हमें क्या फायदा होगा, हमने अभी बोला कि जो प्रोजेक्शन है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है इन अदर वर्ड्स हम वाइब्रेटरी मोशन के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ही को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली फार्मूलाज पर फोकस कर रहे हैं, हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो फार्मूला बना जी इसका, x इज इक्वल टू द x0 साइन थीटा। थीटा की जगह पर आप ओमेगा टी भी लिख सकते थे, तो डेट्स x0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर मैं ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यूज लिख दूं तो आप इसे x0 साइन ऑफ 2π/ft भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी की जगह 1 ओवर टाइम पीरियड की इक्वेशन लगा दी जाए तो ये हमारे पास x0 साइन ऑफ 2π/f
टाइम पीरियड इनटू द इंस्टेंटेनियस टाइम भी लिखा जा सकता है। यहां पर याद रखना है कि कैपिटल टी टाइम पीरियड है और स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस टाइम को। अब अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देखें आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है, अगर हम एक्स का ग्राफ टी के साथ या थीटा के साथ बनाते हैं तो ये ग्राफ क्या बनेगा, साइनोसॉइडल बनेगा, साइन फंक्शन को ओबे कर रहा होगा। अभी हमने इसमें टाइम और फेज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने वैल्यूज भी डिफाइन की थी, तो डेट्स वाई ये ग्राफ इसका इस तरह से बन रहा होगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, देखिए अभी हमने कहा रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी, माइनस के एक्स के। अगर मैं एक्स की वैल्यूज लगा दूं तो माइनस के और एक्स की जगह पर मैंने क्या लिखा, एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब है एफ आर और टी का ग्राफ क्या बनेगा, एफ आर और टी का ग्राफ जो होगा वो साइन फंक्शन को तो ओबे कर रहा है, ये नेगेटिव का साइन हमारे पास, तो ये इस तरह से ग्राफ आपके पास रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो डेट्स वाई मैं साथ साथ में इसके सारे ग्राफ क्लियर करता जा रहा हूं। अब देखिएगा इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखिए आपसे कह दिया जाए कि ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू द 0.1 साइन ऑफ 100 पाई टी। अब बता दें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, देखिए मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, हम उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, वो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। जबकि किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये मीन पोजीशन है, यहां से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी एट एनी टाइम इंटरवल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जबकि एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये इसका एम्पलीट्यूड आपने कैलकुलेट करना और इसकी फ्रीक्वेंसी लेनी। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि आप इस इक्वेशन को बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करें, जैसे x इज इक्वल टू द एक्स नॉट साइन ऑफ, फ्रीक्वेंसी मेजर करने चाह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख देते, टाइम पीरियड लेना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन को टाइम पीरियड के टर्म में लिखते, ये वाला एक्सप्रेशन लिखते। अब देखें आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है साइन के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वही एम्पलीट्यूड होगा, तो इसका मतलब है इसका एम्पलीट्यूड कितना निकल आया, डेट इज 0.1 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जी, 2 पाई एफ टी, डेट इज इक्वल टू द 100 पाई टी। ये टी और पाई एक दूसरे से कैंसिल हो गए, फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आई 100 और ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये 50 हर्ट्ज निकल आई। अगर आप इसमें टाइम पीरियड लेना होता तो फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड है, इसका मतलब है टाइम पीरियड 1 ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो 1 ओवर 50 सेकंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि एक्स नॉट, एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो है 20 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड जो था वो 2 सेकंड्स था। आप बता दें इसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की कौन सी इक्वेशन ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन ही आपने बतानी है कौन सी इक्वेशन इस डेटा को एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन दे रही है। देखिए एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज 20 साइन ऑफ, अब इक्वेशन ये लगी ना 2 पाई बाय टी इंटू टी, टी की जगह पर हमने क्या लिखा 2 सेकंड, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या 20 साइन पाई टी हो जाएगी, कतन नहीं, ऐसे यूनिट्स यूज करने हैं ना। 20 सेंटीमीटर था, आपने मीटर में लिखना है, तो यहां पर लिखा क्या जाएगा, डेट इज 0.2 साइन ऑफ पाई टी। तो जो ऑप्शन में यहां पर ये इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन में आ रही होगी वो ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। एक्स किसके बराबर निकलेगा, 0.2 साइन ऑफ पाई टी के बराबर। अब देखिएगा एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन क्या हो सकता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम की साइड पर मूव कर रहा है, शर्त है मीन से एक्सट्रीम की साइड पर जा रहा है, एट व्हाट टाइम, आपने टाइम बताना है, इट विल रीच एट एक्स इज इक्वल टू द एक्स नॉट बाय 2। कहां पर पहुंचा है, वो एक्स नॉट बाय 2 पर पहुंचा। अब देखें जनरली यहां पर स्टूडेंट्स के जहन में फौरी तौर पर ये कॉन्सेप्ट होता है जी मीन से एक्सट्रीम तक जाते हुए टाइम लगा होगा t/4, इसके आधे डिस्टेंस तक जिसे आप x0/2 बोलेंगे इसके लिए टाइम लगना चाहिए इसका भी आधा t/8, तो गलत हो गया, ऐसा कतन नहीं है। हमें कैलकुलेशंस करनी है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू द x0 साइन ऑफ थीटा, कंडीशन लगा दें x किसके बराबर है x0/2 के,
एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। एक्स नॉट से कट गया, साइन इधर आकर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये 1/2 बचा था, तो यहां पर हमारे पास थीटा आ गया। कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे? टाइम। इस थीटा को हम लिख सकते हैं, डेट इज 2π/t इंटू टी, एज थीटा किसके बराबर होता है जी? ओमेगा टी के, और ओमेगा को क्या लिखा जाता है? 2π/T इंटू टी। तो मैंने यहां पर थीटा की वैल्यूज को रिप्लेसमेंट के तौर पर दे दिया। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? डेट इज 30 डिग्री, 2π/T इंटू टी। मैं इसे पाई की टर्म में लिख सकता हूँ, ये डिग्री है ना, रेडियन में लिख लेते हैं। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? डेट इज π/6। तो ये 2π/T इंटू टी आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमने ये टाइम कैलकुलेट करना था, ये टी इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या निकल आया? जो भी टाइम पीरियड होगा उसका 1/12 पार्ट, नॉट द 1/8 पार्ट। टाइम पीरियड अगर गिवन होता तो हम उसे 12 से डिवाइड करके ये टाइम बता सकते थे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, सिंपल हाफ करके अपना आंसर दे देते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इसमें कीवर्ड था पार्टिकल मूव फ्रॉम इट्स मीन टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। अगर इसी में क्वेश्चन होता एक्सट्रीम से टूवर्ड्स मीन आ रहा है, क्वेश्चन ये था कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करता हुआ टूवर्ड्स मीन आ रहा है। अब बता दें कितने टाइम में वो रीच करेगा x0/2 पर। तो अब जो इक्वेशन यूज होती है ना, वो x इज इक्वल टू द x0 cos ऑफ ओमेगा t के साथ आप इसे फाइंड आउट करते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम फेज जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये बात खुद ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर मीन से टूवर्ड्स एक्सट्रीम जा रहा हो तो इक्वेशन ये यूज होनी है, और अगर एक्सट्रीम से टूवर्ड्स मीन आ रहा है तो फिर इक्वेशन हमारे पास ये वाली यूज होगी। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने जहन में रखना होगा जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रिलेशंस को। देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसकी ले रहे हैं? किसी भी ऑक्सीलेटरी मोशन के लिए। और यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली वो हमें हेल्प आउट करेगा प्रोजेक्शन वाला केस ही। जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है जी v इज इक्वल टू द x0 ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। अगर हम यहां पर कॉज ऑफ थीटा की वैल्यूज लगा देते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन ओमेगा इंटू x0² माइनस x², और यहां पर हम अंडर रूट भी लेंगे। देखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, हम यहां पर कुछ बातें डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज x0 है। x0 का मतलब है पार्टिकल मूव करता हुआ कहां पर पहुंच गया? अपनी मीन पोजीशन पर। अगर ये अपनी मीन पोजीशन पर है, मैं यहां पर x0 लगा दूं तो ये फैक्टर तो हो गया 0। तो हमारे पास v की वैल्यूज क्या निकलेगी? ओमेगा x0² अंडर रूट, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आंसर निकलेगा x0 ओमेगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज होती है जिसे हम v0 से रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं। तो याद रखना है, ऑक्सीलेटरी मोशन के अंदर पार्टिकल कहां पर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर होता है? जब वो ऑक्सीलेट करता हुआ कहां पर मौजूद होगा? अपनी मीन पोजीशन पर मौजूद होगा। अगर x0 के बराबर आ जाए, मतलब यहां पर x0 का मतलब क्या है? पार्टिकल मूव करता हुआ कहां पर आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर। x की जगह पर x0 लगा दें तो x0² से कैंसिल हो जाएगा, तो डेट से आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है वाइब्रेटरी मोशन में एक पार्टिकल कब अपनी मिनिमम वेलोसिटी पर होगा, या कब उसकी वेलोसिटी 0 होगी? जब वो वाइब्रेट करता हुआ कहां पर पहुंचेगा? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अगर x जो है वो x0/2 के बराबर है, उस वक्त बता दे वेलोसिटी की वैल्यूज क्या होगी। तो आपने जस्ट वैल्यूज लगानी है ना यहाँ पर। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? ओमेगा x0² एज इट इज ले लिया आपने, और यहां पर x की जगह पर क्या लगा दिया? x0/2। तो x0/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? x0²/4। आप देखिए, इस एक्सप्रेशन के अंदर 4 आपको नजर आ रहा है कि एलसीएम लिया जा सकता है। तो डेट्स वाई 4 अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये 4x0² हो जाएगा, और ये एज इट इज आ गया x0²। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो ये 3x0², ये 4 डाउनवर्ड था, इसका होल अंडर रूट ले लेते हैं। अब देखिएगा, हम इसको अलग-अलग अंडर रूट ले सकते थे ना। 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट, और 4 अंडर रूट की वैल्यूज क्या होती है? 2। ये ओमेगा ऑलरेडी था, और ये x0² होल अंडर रूट भी आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये ओमेगा x0 आ जाएगा। ये ओमेगा x0 को अभी हमने क्या कहा?
दैट इज द पीक वेलोसिटी, तो ये v नॉट हो गया और 300√2 ये आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, x की वैल्यूज देकर आपसे v की वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है, और अगर यहाँ पर v नॉट पीक वैल्यूज गिवन होती कि लेट्स सपोज वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो फिर आप एग्जैक्ट वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते थे। एक बात याद रखिएगा, v वेलोसिटी किसका फंक्शन है? कॉज फंक्शन है। तो डेट से अगर वेलोसिटी का टाइम के साथ या थीटा के साथ हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कॉज फंक्शन को ओबे करेगा, तो ग्राफ लाइक डेट बन रहा होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर वेलोसिटी का x के साथ हम ग्राफ बनाते तो फिर क्या बनता? वेलोसिटी और x के दरमियान हम ग्राफ बना रहे हैं, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन है। देखें, ये हमें थोड़ा लीड करेगा, फिनोमिना क्या होगा? मीन पोजीशन। लेट्स सपोज ये इसकी मीन पोजीशन है, ये वन ऑफ द एक्सट्रीम है, ये अदर एक्सट्रीम है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, जैसे जैसे एक्सट्रीम पर जाता जाएगा वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होते होते क्या होगी? जीरो। फिर एक्सट्रीम से मीन की पोजीशन पर आना शुरू हो गया तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। देन वेलोसिटी कम होते होते एक्सट्रीम पर एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये फॉलो करेगा पैटर्न। तो इस वक्त ये शेप बन रही होगी, इस शेप का नाम बोला जाता है कि ये एलिप्स है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी और एक्स के साथ इसका ग्राफ क्या बनेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म कर रहा है। हमें हेल्प कौन सी चीज कर रही है? हमें हेल्प कर रही है प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? एक ऐसे पॉइंट का जो किस में मूव कर रहा था? सर्कुलर पोर्शन में था। एक इसके बराबर निकलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। आप इसके अलावा ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा 2π/t होता है ना, तो 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t था उसका स्क्वायर भी ले लिया तो t स्क्वायर आ गया। तो ये रिलेशन भी लिखा जा सकता है और ये रिलेशन भी लिखा जा सकता है। माइनस का साइन ये बता रहा है कि a और x आपस में अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं, या a टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। अगर आप x 0 ले लें, 0 का मतलब क्या है? पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ अपनी मीन पोजीशन पर आ गया। तो ऑब्वियसली मैं अगर यहां पर 0 लगा दूं तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। दिस मीन्स दैट मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल का एक्सेलेरेशन 0 हो जाता है, जबकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन की वैल्यूज लेना चाहें तो x की जगह पर क्या लगा देंगे? x नॉट। अगर मैं यहां पर x नॉट लगा दूं तो आंसर जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट निकल आएगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है। हम इसे a नॉट से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप इसकी दोनों वैल्यूज को याद रखिएगा, और ये भी पॉइंट देर में रखिएगा, जब एक्सेलेरेशन मिनिमम होगा उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जबकि जब एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाती है? वो जीरो हो जाती है। अब अगर हम एक्सेलेरेशन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो एक्सेलेरेशन का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या बनेगा? एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। तो ये साइन थीटा वाला ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव साइन की वजह से ये हम इनवर्स ग्राफ बना देंगे, तो ये ग्राफ बनेगा एक्सेलेरेशन और टाइम के दरमियान। एक्सेलेरेशन और एक्स के दरमियान क्या ग्राफ बनेगा? ये हम इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे। दिस मीन्स दैट यहां पर हमें वादे तौर पर नजर आ रहा है कि a और x में कितना फेज डिफरेंस होगा? 180 डिग्री का। मैंने अभी बोला ना x नॉट साइन थीटा, x की वैल्यूज थी ना, जबकि a के लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट साइन थीटा। तो डेट्स व्हाई एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना फेज डिफरेंस बना? 180 डिग्री का। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना फेज डिफरेंस बनेगा? 90 डिग्री का। एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के दरमियान कितना फेज डिफरेंस बनेगा? यह भी वादे तौर पर आपको नजर आ रहा है, दैट इज आल्सो द 90 डिग्री। तो ये फेज डिफरेंसेस भी याद रखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी याद रखिएगा। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम कुछ रिलेशंस डिराइव करते हैं और उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बेसिकली फोकस करना पड़ेगा हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसीज के फार्मूलाज पर। देखिएगा, हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा जो एक्सेलेरेशन होता है वो किसी भी मैस स्प्रिंग सिस्टम का क्या निकला था? -k/m × x। जबकि अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? a = -ω²x। इसका मतलब है अगर हम इस इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो यहां पर ओमेगा की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा k/m के।
और अगर आपको ओमेगा की वैल्यूज लेनी है तो डेट इज द k/m√। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ गई। अब जस्ट ये वैल्यूज आप डिफरेंट फार्मूलाज में रिप्लेस कर दीजिएगा, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। जैसे x किसके बराबर था, x0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यूज लगा ली तो ये डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज होगी। v इज इक्वल टू द ओमेगा x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर k/m√, लगा दें तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। पीक वेलोसिटी कब होगी, जब x 0 लेना है, x 0 लें तो ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, x0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x0 लैदा हो जाएगा k/m√, तो ये आपके पास पीक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। t किसके बराबर होता है जी, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, 2π/ओमेगा के। ओमेगा की वैल्यूज लगाइएगा तो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर फोकस रखिएगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। अभी हम इसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड, तो ये 1/2π k/m√, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। देखें, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड के फार्मूला पर फोकस करें तो आपको दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। टाइम पीरियड जो है वो मैथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, जबकि मैथ के साथ आपने इसका स्क्वायर रूट भी लेना होगा। दिस मीन्स दैट, देखो ना, सिंपल से क्वेश्चन है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने मैथ अटैच विद द स्प्रिंग को डबल कर दिया है, 2 टाइम्स कर दिया है, व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, तो डबल नहीं हुआ होगा, अंडर रूट के साथ यहां पर रिलेशन है, तो दैट्स व्हाई ये 2 अंडर रूट टाइम्स बढ़ चुका होगा। और 2 अंडर रूट टाइम्स का मतलब क्या होता है, 1.4 टाइम्स। देखो ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक पार्टिकल था जिसका मास m है और हमने इसे किसी स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसका जो टाइम पीरियड हो गया वो t था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम इसे टाइम पीरियड को डबल करना चाह रहे हैं, अगर टाइम पीरियड को डबल करना चाह रहे हैं तो अब आप बताएं कि मैथ की वैल्यूज को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मैथ कितना लेना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल मैथ लेना पड़ेगा। ये 4 टाइम्स करेंगे तो ये 400 टाइम्स बढ़ेगा ना, जिसे आप 2 टाइम्स बोलते हैं। तो डेट्स ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्प्रिंग को कट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसको m मैस के साथ अटैच कर दिया और ये जब वाइब्रेट करता है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो t है। हम इसको एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं। इसके 1 2 3 पार्ट्स बनाए और ये इक्वल लेंथ के थे। और अगर इसमें से किसी एक पार्ट को सेम मैस के साथ अटैच कर दें तो अब टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखें, अब वेरिएशन किस में आ रही है, अब वेरिएशन आ रही है k के अंदर। अब आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वेरिएशन से टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा। देखिए, सिंपल इज दैट, हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी हम स्प्रिंग को कट करते हैं, जितने पार्ट्स में कट करते हैं वो नंबर गिने, कितने हैं जी, 3। तो अब हमारे पास हर स्मॉलेस्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज भी क्या होगी, 3k, इसकी वैल्यूज भी क्या होगी, 3k। तो ये 3k के साथ अटैच हो गया ना। अब t डैश की वैल्यूज क्या हो जाएगी, दैट इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही था ना, 2π। क्या मैथ चेंज हुआ, कतन नहीं, बिल्कुल सेम रहा। साथ में आपके पास k की वैल्यूज चेंज हो गई ना, तो k कितना निकला, अब 3k, नया स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो गया था ना। दिस मींस दैट, क्या इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/3 अंडर रूट, ये मैंने अलहदा निकाल दिया, और ये 2π m/k अंडर रूट, इस फैक्टर्स को मैंने अलहदा लिख दिया, और ये 2π m/k अंडर रूट, इसी का टाइम पीरियड निकलेगा ना, यही टाइम पीरियड होना चाहिए इसका। तो दैट्स व्हाई आपके पास नया टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, t, ये एग्जैक्टली इनिशियल वैल्यूज थी, डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता होता है कि आप जब स्प्रिंग को कट करेंगे तो हर स्मॉलेस्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होगी, तो ये आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है। देखें, इसी में ना जो हमारे पास क्वेश्चंस है ना, वो कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसका टाइम पीरियड कैपिटल T है। अगर हम उसको मैस m के साथ अटैच करके वाइब्रेट कर दे तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने इसके 3 पार्ट्स किए और तीनों पार्ट्स की लेंथ क्या थी, सेम, और इन तीनों पार्ट्स को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दिया और साथ में हमने सेम मैस अटैच किया है। अब बताएं, अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होगी। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होगी, देखिए मैस में तो फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस में पड़ा है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज पर। देखिए ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, 3k, इसकी वैल्यूज क्या थी, 3k, इसकी वैल्यूज क्या थी, 3k। कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन लगा हुआ है हमारे पास पैरेलल,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट जो इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर निकलता है, जितने पार्ट्स किए, कितने पार्ट्स किए थे 3, मल्टीप्लाई बाय हमने इंडिविजुअल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो डेट्स वाई ये 3 इंटू 3k आंसर कितना निकल आएगा 9k। दिस मीन्स दैट अब हमारे पास नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डेट इज द 2 पाई m ओवर 9k अंडर रूट। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इसे लिखा जा सकता है 1 ओवर 9 अंडर रूट और ये 2 पाई m बाय k अंडर रूट। मैंने इस 9 को अलहदा कर दिया, ये 2 पाई m बाय k अंडर रूट ऑलरेडी हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज थी, तो डेट्स वाई t प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, t बाय 3k। 3 क्यों लिखा, 9 अंडर रूट किसके बराबर होता है, वो 3 के बराबर होता है, तो आप इस तरह से इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस पार्ट्स बनाकर इन तमाम बातों को अपने ध्यान में रखिएगा और ये अप्लाई करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किसको किया, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को। हमने फॉर्मूलाज किसके बनाए थे, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के। तो वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं। देखिए ना, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम में k की वैल्यूज क्या होगी, ऑब्वियसली f ओवर x। लेकिन वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है ना, तो डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स कौन सी है, उसकी ग्रेविटी, जिसे वेट बोला जाएगा mg। तो डेट्स f की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, mg डिवाइडेड बाय x। अब मैं यहां पर वैल्यूज अप्लाई कर देता हूं। t क्या था, 2 पाई m बाय k अंडर रूट m, और k की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, mg ओवर x। मैथ से मैथ कैंसिल हो गया, x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल आएगा, 2 पाई अंडर रूट x बाय g। अब यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है जिसमें कॉमन सी मिस्टेक होती है, अगर हमारे पास एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसको हमने मैस m के साथ अटैच किया हुआ है, उसका टाइम पीरियड है t। अगर इसी स्प्रिंग सिस्टम को हम किसी प्लेनेट पर ले जाएं सच डेट उस प्लेनेट पर g की वैल्यूज जो थी वो 1/10 g ऑफ द अर्थ है, तो अब बता दें अब नया टाइम पीरियड क्या होगा। फौरन से पहले आंसर ये होता है कि ये हमारे पास फॉर्मूला था ना 2 पाई x बाय g। अब यहां पर g प्राइम लगेगा, तो g प्राइम की वैल्यूज g बाय 10 अंडर रूट है, तो वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस कर दी जाती है। देखिए सिंपल इज दैट, याद रखिएगा ये आपके पास एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसे डाउनवर्ड एक्सटेंड किसने करना है, ग्रेविटी ने। देखिए ना, अगर यहां पर आप एक ऐसे प्लेनेट पर लेके जा रहे हैं जिस पर डाउनवर्ड पुल करने वाली फोर्स कम हो गई, जी की वैल्यूज कम हो गई थी ना, तो क्या अभी एक्सटेंशन सेम रहेगी दोनों में, पॉसिबल ही नहीं है। अगर जी डिक्रीज कर चुका होगा तो इसका मतलब है इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कम निकलेगी एज कंपेयर टू दिस वन। डाउनवर्ड पुल करने वाली जो फोर्स थी वो आपने डिक्रीज कर दी, तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। तो डेट से एक्सटेंशन डिक्रीज कर गई। जितने टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कम हुआ उतने टाइम ही हमारे पास एक्सटेंशन भी कम हो चुकी होगी। देखिए अब रिलेशन देखिएगा, जी बी जी बाय 10 हो गया, एक्स बी एक्स बाय 10 हो गया, सेम रेशियो में चेंज आई ना, तो डेट्स वाई क्या यहां पर चेंज आ सकता था। देखिए टी प्राइम किसके बराबर आएगा, 2 पाई, ये x बाय 10 हो जाएगा, ये g बाय 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकला, x बाय जी अंडर रूट ही, तो आंसर सेम एज इट इज ही निकलेगा, पहले वाली सिचुएशन पर ही निकलेगा। तो यहां से गलती नहीं करनी कि ये g पर डिपेंडेंस है, इस वजह से हम g की वैल्यूज को रिप्लेस करें और अपना आंसर ले लें। अगर g को आप रिड्यूस कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन भी क्या कर चुकी होगी, रिड्यूस कर चुकी होगी। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास हम कहते हैं कि एक हमारे पास स्मॉल हैवी बॉब होगा जो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच होगा, और जो इसके साथ हमने धागा बांधा होता है ना, उस धागे को हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा। ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पॉसिबिलिटी में नहीं आता ना, तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास एक आइडियल सिस्टम है। देखिए अगर हम एक सिंपल पेंडुलम को हैंग कर देते हैं तो मीन पोजीशन पर आपको नजर आ रहा है इस पर दो फोर्सेस लगेंगी। नंबर 1 वेट ऑफ दैट बॉब दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, नंबर 2 द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि वर्टिकली अपवर्ड होगी। आपको यह भी वादे तौर पर नजर आ रहा है कि यहां पर W और T आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल निकलेंगे, मोशन कोई नहीं ना इस साइड पर, और डायरेक्शन में वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये आपस में क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर लगने वाली नेट फोर्स किसके बराबर निकलेगी, 0। तो दैट्स व्हाई इस पोजीशन को मीन पोजीशन के अलावा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, बिकॉज नेट फोर्स 0 हो गई ना। तो याद रखिएगा आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए
कि सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन पर लगने वाली कितनी फोर्सेस होती हैं, तो उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। नंबर वन इज वेट और नंबर सेकंड इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, वो 0 लग रही होगी। अब आप इसे किसी भी एक्सट्रीम पर ले जाएं, अब इस पर कितनी फोर्सेस लगेगी, आपको नजर आ रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग तो अवेलेबल है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एंगल जो वर्टिकल लाइन के साथ है, मैंने याद रखिएगा बोला वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा है, ये इसका वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हमें कंपोनेंट्स बनाने होंगे। हम क्या करते हैं, वेट के कंपोनेंट्स बनाते हैं। हम टेंशन वाली लाइन को या स्ट्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, वेट के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन दिस लाइन, तो ये आपके पास वेट का एक कंपोनेंट बन गया और ये वेट का दूसरा कंपोनेंट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। थीटा के सामने वाला जो साइड होती है ना, वो साइन कंपोनेंट होती है, तो डेट्स वाई ये तो आ गई mg साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो गया mg कॉस थीटा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर सिंपल पेंडुलम पर कितनी फोर्सेस लग रही होती हैं, 3। नंबर 1 टेंशन, नंबर सेकंड mg cos थीटा, और आपको नजर आ रहा है बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और नंबर थर्ड इज mg sin थीटा। मैंने अभी बोला कि t और mg cos थीटा इक्वल एंड अपोजिट होंगी, डेट्स ये तो एक दूसरे को करेंगी कैंसिल, तो नेट फोर्स अब कितनी लग रही है, डेट इज mg sin थीटा। इसी के लिए नाम हम क्या बोलते हैं कि ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रही है और मोशन को कॉज करने की वजह बन रही है, तो डेट से हम इसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो डेट से रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी, माइनस mg साइन थीटा। माइनस का साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डेट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वरना वैल्यूज क्या है, mg साइन थीटा ही है। तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या निकलेगा, माइनस जी साइन थीटा। तो मैंने माइनस जी थीटा क्यों लिखा, देखिए ना, हम इसकी डेरिवेशन करते हैं ना, डेरिवेशन के चक्रों में हम जा नहीं रहे, हम सिर्फ फॉर्मूलाज देख रहे हैं। हम देखते हैं कि ये एंगल बहुत स्मॉलर होना चाहिए, और अगर एंगल बहुत स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यूज आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो डेट से मैंने साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा से। तो डेट से अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ना, s इज इक्वल टू द आर थीटा, दिस मींस दैट थीटा इज इक्वल टू द s बाय आर। एस आर्क लेंथ है ना, अगर ये एंगल बहुत स्मॉलर होगा तो ऑब्वियसली ये आर्क लेंथ आपस में बराबर निकलेगी इस डिस्टेंस के, तो ये x है। आर किसके बराबर होगा, रेडियस के, तो यहां पर हमने इसकी टोटल लेंथ ही लेनी होगी ना। याद रखने वाला पॉइंट है, लेंथ कहां से कहां तक ली जाती है, इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो लेनी ही लेनी है। साथ में आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ द बॉब तक जाना होगा, जिसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डेट मैस भी बोल सकते हो। तो डेट्स वाई लेंथ किसके बराबर होगी, या रेडियस किसके बराबर होगा, या लेंथ ऑफ पेंडुलम किसके बराबर होगी, डेट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस द रेडियस ऑफ डेट बॉब। तो डेट्स वाई आर की जगह पर मैंने एल लिख दिया और हमारे पास एस की जगह पर मैंने एक्स लिख दिया, तो ये फॉर्मूला अब ये ड्राइव हो गया। नजर आ रहा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दिस मीन्स डेट ये मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करेगी, बट एक कंडीशन के साथ कि थीटा बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अगर थीटा वेरी स्मॉल ना होता तो साइन थीटा और थीटा के फैक्टर आपस में इक्वल ना निकलते, तो ये रिलेशन भी ड्राइव नहीं होना था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान में रखिएगा, हमें पता है कि एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसका एक्सेलेरेशन क्या था, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। अगर हम यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यूज निकल आई, डेट इज जी ओवर एल अंडर रूट। तो इस सिंपल पेंडुलम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या है, अंडर रूट जी ओवर एल। अब अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप सबको पता है ना, किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यूज रिप्लेसमेंट में दे दें तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। वंस अगेन क्लियर कर दूं, लेंथ का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस द रेडियस ऑफ द बॉब। क्यों, क्योंकि हम यहां पर कहां तक लेंथ लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, जिसे आप सेंटर ऑफ मैस भी बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। आपको नजर आ रहा है टाइम पीरियड दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अंडर रूट के। नंबर 2, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी अंडर रूट के। इन्हीं दो वेरिएबल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने मैथ्स वाले केस में भी डिस्कस किया कि अगर आपको टाइम पीरियड डबल करना है तो लेंथ को कितने टाइम करना पड़ेगा। देखो, टाइम पीरियड और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है,
कि टाइम पीरियड डबल हुआ है तो लेंथ भी डबल हो जाएगी। अगर हमें टाइम पीरियड डबल करना है तो लेंथ को कितने टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 4 टाइम्स। देखो ना, अगर लेंथ 2 टाइम्स होती है तो टाइम पीरियड पर कितना फर्क पड़ेगा, 2 अंडर रूट टाइम्स बढ़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई अगर टाइम पीरियड को 4 गुना करना होगा तो लेंथ अब हमें क्या करनी पड़ेगी, लेंथ अब हमें कितनी करनी पड़ेगी, 16 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बातें अपने ध्यान में अच्छी तरह से याद रखिएगा। लेंथ की वेरिएशंस के क्वेश्चंस पूछने से पहले हम कुछ टॉर्क के क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखें ना, सिंपल पेंडुलम सर्कुलर मोशन में है, यहां पर ऑब्वियसली टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स भी लगेगा। टर्निंग इफेक्ट की वजह से इसका टॉर्क कैलकुलेट करना होगा, तो टॉर्क के एक्सप्रेशंस याद रखिएगा। अगर तो अपनी वर्टिकल लाइन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है तो अब टॉर्क किसके बराबर होगा, टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है, किसके बराबर होता है, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। मोमेंट आर्म किसके बराबर है, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ थी यहां से लेकर यहां तक, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना जो फोर्स लग रही है। अच्छा, फोर्स किसके बराबर है, ये फोर्स किसके बराबर है, देखो इस जगह पर टी किससे कैंसिल हो गया था, mg cos थीटा से, तो नेट फोर्स कितनी लग रही थी, mg sin थीटा। और आपको नजर आ रहा है कि जो mg sin थीटा इसी डायरेक्शन में लग रही थी ना, तो ये अपने इसके साथ परपेंडिकुलर एंगल के साथ चली गई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, तो डेट से हमने इस लेंथ को क्या माना, मोमेंट आर्म माना। तो डेट से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा टॉर्क का, mgl sin थीटा या lmg sin थीटा। बट अगर थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए, आपसे कहा जाए कि ये जो एंगल है ना, ये थीटा हॉरिजेंटल लाइन के साथ दिया गया है, अब टॉर्क बताएं क्या होगा। अब देखें ना, ये एंगल कितना निकलेगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। देखिए टॉर्क का एक्सप्रेशन तो अभी भी यही निकलेगा, यही मोमेंट आर्म है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यही फोर्स लग रही है, और ये फोर्स mg साइन ऑफ दैट एंगल होगी। ये एंगल अब कितना है, 90 माइनस थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर लिखा जाता है, कॉस थीटा से। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, mgl cos थीटा। तो कीप इन माइंड, अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम का एंगल विद वर्टिकल लाइन दिया गया है तो टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा mgl sin थीटा, और अगर सिंपल पेंडुलम में जो एंगल की वैल्यूज थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दी गई थी, तो अब टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, mgl cos ऑफ थीटा। अब देखिए लेंथ के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। देखिए आपसे कहा जाए कि हमारे पास इस तरह से है, एक हमने हॉलो बॉल लिया जिसमें हमने कोई भी लिक्विड, लेट्स सपोज वाटर फिल कर दिया है, और इसे हम वाइब्रेट करवा रहे हैं। इस तरह से करें कि हम इसे पंक्चर कर देते हैं, पंक्चर करने से ऑब्वियसली यहां से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसके टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हमें तो नजर आ रहा है कि इसकी लेंथ में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो फिर कैसे हुआ कि इसका टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लेंथ सिंपल थ्रेड की लेंथ नहीं लेनी, लेंथ में हमने सेंटर ऑफ मास तक जाना होगा। अगर आप इसे पंक्चर कर देते हैं तो यहां से पानी ड्रॉप आउट होना शुरू हो गया, इसका मतलब है इसमें पानी का लेवल डिक्रीज करना शुरू हो गया, ऊपर वाली जगह खाली हो गई। अब सबको यह भी पता है अच्छी तरह से कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो हैवियर ऑब्जेक्ट की साइड पर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पर होगा ना, अब इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका होगा। डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है लेंथ पहले से क्या कर चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। पहले आपने यहां तक इसकी लेंथ ली थी, लेंथ बढ़ने का मतलब क्या हुआ, लेंथ बढ़ने का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड इंक्रीज कर चुका होगा। अच्छा, जब ये कंप्लीट खाली हो जाएगा तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाएगा, ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेंटर पर, पहले वाली पोजीशन पर। इसका मतलब है कि पहले तो टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि लेंथ क्या करी थी, बढ़ गई थी। कुछ देर के बाद टाइम पीरियड फिर क्या करना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज करते करते दोबारा कहां पर आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो ये लेंथ की वेरिएशन का क्वेश्चन है। देखें मैं दोबारा क्लियर करता हूं कि जैसे ही यहां से पानी बाहर निकलना शुरू होगा पंक्चर्ड होने की वजह से, सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। वजह यह है कि सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स द हेवियर ऑब्जेक्ट होता है। सेंटर ऑफ मास के डाउनवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ, अब लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ गया। लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ चुका होगा, और कुछ देर के बाद ये दोबारा लेंथ क्या करना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब क्या करेगा, अब अपवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा, और ये कम होते होते कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली ओरिजिनल वैल्यूज तक आ जाएगी। देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास एक स्विंग है, स्विंग ऑब्वियसली सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है। इस स्विंग पर एक पर्सन बैठा हुआ है, इसका टाइम पीरियड है टी,
अगर यही स्टूडेंट इस स्विंग पर बैठने की बजाय इसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाए तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा? देखें, ये थ्रेड की जो लेंथ है ना, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ नहीं है। लेंथ कहाँ से कहाँ तक मेजर की जाएगी? हमने जहां पर इसे टाई किया हुआ है वहां से लेकर सेंटर ऑफ द मैस तक, तो ये एग्जैक्टली ये लेंथ निकल आई। अगर ये पर्सन खड़ा हो जाए तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मैस कहां पर शिफ्ट हो गया? पहले से अपवर्ड चला गया। अगर सेंटर ऑफ मैस पहले से अपवर्ड चला गया तो आपको नजर आया लेंथ क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। और अगर लेंथ डिक्रीज कर जाए तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो टाइम पीरियड यहां पर क्या कर चुका होगा? डिक्रीज कर चुका होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जरा ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास सेंटर ऑफ मैस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर आएगा। यहां से इस फॉर्मूला में यह भी बिल्कुल क्लियर है कि ये जो टाइम पीरियड है ये इस मैस ऑफ द बॉब पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। दिस मींस दैट इसी में क्वेश्चन आ जाता कि स्विंग में एक पर्सन बैठा हुआ स्विंग ले रहा है, इसके साथ एक और इसके स्टूडेंट आके बैठ जाता है, तो अब टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा? मैस पर डिपेंडेंस नहीं है, तो डेट्स व्हाई टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वन पॉइंट यहां से क्लियर है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है अगर आप एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ा भी दें तो टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता। देखें जी, अब हम वेरिएशन ऑफ जी के लिए ना इसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के टॉपिक में आपने रियल एंड अपेरेंट वेट का टॉपिक पढ़ा था। वहां पर आपने जो जी की वेरिएशन थी उसी को हम यहां पर भी अप्लाई कर देते हैं। देखिए, लेट्स सपोज हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है, वो हमने किसी लिफ्ट के अंदर क्या कर दिया है? बांध दिया है। लिफ्ट रेस्ट पर है या एक्सेलेरेशन उसका जीरो है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही है लेकिन एक्सेलेरेशन जीरो के साथ। अब अगर हम उसको वाइब्रेट करवा दें तो अब बताएं टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा? आप सबको पता है, चाहे रेस्ट पर हो चाहे एक्सेलेरेशन जीरो हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हुए जी प्राइम की वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस मीन्स दैट टाइम पीरियड क्या रहेगा? वही जो उसकी रेस्ट हालत वाला है। तो डेट्स व्हाई टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन अब अगला केस डिस्कस करते हैं। ये लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी विद एक्सेलेरेशन ए, लिफ्ट रेस्ट में थी, उसमें एक पेंडुलम बांधने के बाद हमने उसे क्या किया? वाइब्रेट किया, उसका टाइम पीरियड निकला कैपिटल टी। अब लिफ्ट अपवर्ड जा रही है विद सम एक्सेलेरेशन। अब बता दें टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा अगर उसे वाइब्रेट करवा देते तो? देखें, अब जी प्राइम क्या होगा? जी प्लस ए। ये सारे फॉर्मूलाज हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाए हैं। तो अब नया टाइम पीरियड क्या निकलेगा? 2 पाई एल ओवर जी प्लस ए होल अंडर रूट। जी की वैल्यूज पहले से क्या कर गई? बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। तो टाइम पीरियड पहले से क्या हो चुका होगा? वो कम हो चुका होगा। सिमिलरली थर्ड केस है, अगर ये डाउनवर्ड आ रही होती लिफ्ट विद सम एक्सेलेरेशन ए, रेस्ट हालत में उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है। अब वही जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है वो उसी लिफ्ट में बांधा हुआ है और लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है विद सम एक्सेलेरेशन ए। तो अब हमारे पास नया जी की वैल्यूज क्या निकलेगी? दैट इज जी माइनस ए। दिस मींस दैट नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई एल ओवर जी माइनस ए होल अंडर रूट। जी की वैल्यूज पहले से क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब है टाइम पीरियड पहले से क्या करेगा? बढ़ चुका होगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, अपवर्ड जाते हुए अगर डी एक्सेलेरेशन हो जाता, मतलब आप ब्रेक सप्लाई कर देते, तो अब हमारे पास क्या होता? अब जो नया टाइम पीरियड निकलता ना, उसमें 2 पाई एल ओवर जी प्लस ए की जगह जी माइनस ए होल अंडर रूट का फॉर्मूला लिखते, और अगर डाउनवर्ड जाते हुए आप एक्सेलेरेट मोशन की बजाय डी एक्सेलेटेड मोशन होते, मतलब आप यहां पर ब्रेक सप्लाई कर देते, तो अब हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकलता? डेट इज द 2 पाई एल ओवर जी प्लस ए अंडर रूट। मतलब जी माइनस ए की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? जी प्लस ए अंडर रूट। तो सिंपल इज डेट, अपवर्ड जाते हुए अगर ब्रेक सप्लाई कर दे तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो जाएगा। डाउनवर्ड आते हुए अगर हम ब्रेक सप्लाई कर दें तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखिएगा, डाउनवर्ड अगर फ्री फॉल करना शुरू कर दे तो बेटा आपको पता है अब हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यूज क्या निकलती है? जी के। दिस मींस दैट जी प्राइम किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। और समथिंग बाय जीरो किसके बराबर हो जाता है? इन्फिनिटी के। तो अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस सिंपल पेंडुलम का? वो इन्फिनिटी हो चुका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर ये होता कि हमने जो पेंडुलम है ना वो ट्रेन में फिक्स किया हुआ है,
तो अब हमारे पास इसके टाइम पीरियड की वैल्यूज क्या होगी? देखिए मैंने वंस अगेन बार बार बोल रहा हूं, यहां पर जी की वैल्यूज में वेरिएशन है, हमने वही कैलकुलेट करना है। ये ट्रेन जा रही है साइड पर, तो ऑब्वियसली ट्रेन का एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को वेक्टर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली ऐड कर दूं तो ये इनका रिजल्टेंट निकल आया, यही कैलकुलेट करना था ना जी प्राइम। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जी प्राइम की वैल्यूज पाइथागोरस थ्योरम से ले लेंगे, तो जी प्राइम किसके बराबर हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये वैल्यूज इसकी निकल आएगी। दिस मीन्स दैट अब टाइम पीरियड की वैल्यूज क्या हो जाएगी? अगर इस ट्रेन के अंदर हमने टाई किया होता है एक पेंडुलम को, तो उसकी जो टाइम पीरियड की वैल्यूज क्या निकलनी चाहिए थी? 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर रूट, वेयर जी इज द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन होगा। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए जी में जो वेरिएशन है ना, वो शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी होती है। तो हम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ पर भी पेंडुलम की सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ जो है वो एलिप्टिकल शक्ल में होगी ना, ये आपके पास इसकी पोल्स होंगे और ये वाली लाइन इसके इक्वेटर्स को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये रेडियस ऑफ पोल है और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है, ये आपस में बराबर नहीं है, सर्कुलर शेप नहीं है ना। किसका रेडियस लार्जर होगा? इक्वेटर का। किसका रेडियस स्मॉलर होगा? पोल का। और आपको ये भी पता है वैल्यू ऑफ जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। दिस मींस दैट वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर पर क्या निकलेगी? कम, जबकि पोल पर क्या निकलेगी? ज्यादा। वजह क्या होगी? इक्वेटर का रेडियस ज्यादा था ना। और अगर वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर पर कम निकल आई तो वहां पर टाइम पीरियड एज कंपेयर टू द पोल क्या हो जाएगा? उस सिंपल पेंडुलम का ज्यादा निकलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। मतलब अगर आप सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करते हुए इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल लेकर जाएं तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ रहा होगा? तो क्या फर्क पड़ रहा होगा उसके टाइम पीरियड पर? उसका टाइम पीरियड ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मिनिमम वैल्यूज ऑफ टाइम पीरियड कहां पर आएगी? सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जा रही है तो पोल पर आएगी। और अगर सेंटर ऑफ अर्थ की बात की जाती, सेंटर ऑफ अर्थ पर तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है? जीरो। तो जब टाइम पीरियड के फॉर्मूला में वैल्यूज लगाएंगे 2 पाई एल बाय जी अंडर रूट और जी की जगह जीरो लगा दे तो समथिंग बाय जीरो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। तो अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का? दैट वुड बी टेकन एज द इन्फिनिटी। जी हमारे पास एक टर्म यूज होती है सेकंड्स पेंडुलम। तो क्या होता है जी सेकंड्स पेंडुलम? एक ऐसा पेंडुलम जिसका जो टाइम पीरियड होगा ना उसे 2 सेकंड बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सेकंड्स पेंडुलम है। ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 बाय टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1 बाय 2 दैट इज 0.5 हर्ट्ज। इसकी लेंथ क्या होगी? अब देखें ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं। आपके पास टाइम पीरियड दिया जाए, लेंथ कैलकुलेट कर ले, तो लेंथ तो इसकी फिक्स होती है लेकिन हम कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकला? दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। आप इसे कैसे लिखेंगे? दिस वन इज द टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। मैंने क्या किया? दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया। इसका मतलब है ये क्लियर हो गया कि एल किसके बराबर आ जाएगा? जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये 4 पाई स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और जी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। याद रखिएगा जी की वैल्यूज ऑलमोस्ट पाई स्क्वायर जितनी ही निकलती है। ये शॉर्टकट है, इसको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो डेट्स ये इसमें कैंसिल हो गया। तो एल की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी? टी का स्क्वायर। टी कितना था? 2 सेकंड, तो ये 4 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या निकला? 1 मीटर, जिसे आप 100 सेंटीमीटर भी कहते हो रफली। वैसे ये अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज लगाए ना यहाँ पर तो 99.3 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट निकलती है। तो बहरहाल ये बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद भी रखनी है। और कोई भी टाइम पीरियड दे दिया जाए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, तो वहां से लेंथ कैलकुलेट करवाई जा सकती है। एक बात याद रखिएगा, अगर हम कहते हैं कि मून की सरफेस पर एक सेकंड पेंडुलम है तो उसकी लेंथ क्या होगी? आप सबको पता है मून की सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है? 1/6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। दिस मींस दैट देखें यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लिखते हैं 2 पाई एल बाय जी। अब हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड वही रखना है। हमने सेकंड्स पेंडुलम उसे डिक्लेयर कर दिया तो वो तो वही रहेगा। तो ये एल एम ओवर जी एम, टाइम पीरियड तो सेम था ना। तो सिंपल इज दैट आपको नजर आ रहा है जिस रेशो से जी की वैल्यूज कम होगी उसी रेशो से एल की वैल्यूज को कम होना चाहिए, फिर ही ये आंसर सेम निकलेगा ना। फिर ही एल बाय जी का जो आंसर है वो एग्जैक्टली वही निकलेगा जो अर्थ वाला है। तो दिस मींस दैट अब लेंथ ऑन द मून ऑफ सरफेस क्या हो जाएगी? दैट इज द लेंथ ऑन द अर्थ सरफेस डिवाइडेड बाय द 6। कंडीशन वैलिड है
कि हम यहाँ पर सेकंड पेंडुलम डिक्लेयर कर रहे हैं कि मून की सरफेस का जो सेकंड पेंडुलम होगा उसकी वहां पर उस पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी। तो कितनी लेंथ निकली थी जी हमारे पास, ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर। कहां पर, अर्थ के ऊपर। तो 100 को 6 से डिवाइड कर दें तो आंसर ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर निकल आएगा। तो इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके रिलेशन इस तरह से ड्राइव हो सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहली बात तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, हम जो एक्सटेंशन लाने के लिए स्प्रिंग में वर्क डन करते हैं ना, उस वर्क डन किस शक्ल में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, 1/2 kx²। देखिए थोड़ी वेरिएशन भी हो सकती है ना। आप सबको पता है k किसके बराबर होता है, दैट इज f/x। इसका मतलब है x किसके बराबर आ जाएगा, f/k के। अगर मैं x की वैल्यूज की जगह पर f/k पुट कर दूं तो f²/k² हो जाएगा। k से k² कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है। बात का तो आपको डिसीव करवाया जाता है आपके नॉन फार्मूला से, जो आपके देन में प्रिंट हो चुके फार्मूला, उससे थोड़ा फार्मूलाज को चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए यहां पर एक लिटिल बिट वेरिएशन भी है। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि x कांस्टेंट था, हमारे पास दो ऑक्सीलेटरी सिस्टम से, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ले ली, तो उनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो है वो सेम वही निकलेगी जो उनकी पोटेंशियल एनर्जीज की रेशो है, बिकॉज आपस में कौन सा रिलेशन आ गया, डायरेक्ट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि नहीं हमने फोर्स कांस्टेंट लगाई हुई है, दो ऑक्सीलेटरी सिस्टम है, दो मैस अटैच विद द स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, अब मैंने कंडीशन बदल दी ना, फोर्स कांस्टेंट है। अब बताएं पोटेंशियल एनर्जी की रेशो क्या होगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की रेशो क्या निकलेगी, अब सिंपल K1/K2 नहीं निकलेगी, अब पोटेंशियल एनर्जी और K के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो डेट से आंसर क्या निकलेगा, K2/K1। तो डेट्स वाई कांस्टेंट पैरामीटर के साथ हमारे पास आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं, उनको याद रखिएगा। देखिए एक सिंपल सा पैरामीटर है, अगर हम मीन पोजीशन पर चले जाएं x0, और अगर मैं यहां पर x0 लगा दूं तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी मिनिमम वैल्यूज पर चली जाती है। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाएं x0, अगर मैं यहां पर x0 लगा दूं तो आंसर हाफ के x0² हो जाएगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या जीरो कब होगी, मीन पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv² होता है, v² की वैल्यूज लगा दें तो ये एक्सप्रेशन लाइक दैट लिखा जाएगा, दैट इज अ हाफ k इंटू द x0² माइनस x²। याद रखने के लिए सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ k x0² माइनस हाफ k x²। इसको आपने याद रखना होगा, एक्सप्रेशन को फर्दर एमसीक्यूज में यूटिलाइज भी होना है। अब देखें अगर मैं x0 लगा दूं, ये x0 हो गया, तो आंसर क्या निकल आया, हाफ के x0²। तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम आंसर हुआ। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम होगी जब ऑक्सीलेटरी पार्टिकल कहां पर होगा, अपनी मीन पोजीशन पर होगा। अच्छा, और अगर x0 लगा दें, एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाएं, तो x0² माइनस x0² क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या निकल आएगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कब 0 हो जाएगी, जब एक वाइब्रेटरी पार्टिकल कहां पर होगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगा। तो अब याद रखने वाला पॉइंट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। काइनेटिक एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर। अब देखिए टोटल एनर्जी की अगर हम बात कर लें, मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी क्या होगी। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो हाफ के x0² थी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 थी। तो टोटल एनर्जी दोनों को जमा करके ली जाएगी, तो आंसर क्या निकलेगा, हाफ के x0²। एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लें, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज क्या थी, हाफ के x0², जबकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज क्या थी, दैट वुड बी टेकन एज द 0। तो दैट्स व्हाई अगर ये 0 में हाफ के x0² ऐड करें तो आंसर फिर भी क्या निकलेगा, हाफ के x0² ही निकलेगा किसी भी लम्हे के ऊपर। तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, आप पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी में ऐड कर दीजिएगा। अब इसकी वैल्यूज क्या है, हाफ के x², इसकी वैल्यूज क्या है, हाफ के x0² माइनस हाफ के x²। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर भी क्या बचेगा, हाफ के x0² ही। इसका मतलब है टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर मैक्सिमम भी होगी और कांस्टेंट भी होगी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए
कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कहां पर कांस्टेंट होती है, मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, या ईच एंड एवरी पॉइंट? तो ईच एंड एवरी पॉइंट। एक बात और याद रखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यूज तक है, और मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है? टोटल एनर्जी जितनी है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यूज किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी ही के बराबर होगी। तो डेट्स अगर कभी ऐसे क्वेश्चन बात का आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं ना, कि किस लम्हे के ऊपर एक्स की वैल्यूज क्या होगी जब काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी होगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है? टोटल एनर्जी जितनी ही हो सकती है। तो ऐसे कुछ सिंपल से एमसीक्यूज आपने डिफरेंट पॉइंट्स के लिए ध्यान में रखने हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली कोई एमसीक्यूज आए तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सके। देखिए एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अगर x जो है वो x0/2 हो जाए, वेर x0 क्या है? एम्पलीट्यूड, तो आप बता दें काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर निकलेगी? देखिए 1 बाय 1 कैलकुलेशंस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? हाफ के इंटू द एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। एक्स की जगह पर मैंने x0/2 लगा दिया, स्केयर लिया, तो ये x0 स्केयर बाय 4 हो गया। इनका एलसीएम क्या निकल रहा है? 4, तो ये हाफ के आ गया, 4 एलसीएम निकला, तो इसका मतलब है ये फैक्टर 4 x0 स्केयर हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर। आप अगर इन्हें माइनस करते हैं तो ये 3x0 स्केयर ओवर 4 हो गया, और ये हाफ के से मल्टीप्लाई हो रहा था। जरा थोड़ा एक्सप्रेशन पर गौर कीजिएगा, ये हाफ के x0 स्केयर टोटल एनर्जी के बराबर है, तो ये टोटल एनर्जी होगी। किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 3/4 से। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि x जो है वो x0/2 है, जो काइनेटिक एनर्जी है, और उनका रिलेशन टोटल एनर्जी के साथ क्या होगा, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज ले, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना, एक्स की जगह x0/2 लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला आ गया। हाफ के x0 स्क्वायर किसके बराबर है? टोटल एनर्जी के, तो ये टोटल एनर्जी बाय 4 हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन लिख लेते हैं। 3/4 टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 4, ये से कैंसिल, 4 ऊपर जाकर इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो डेट्स 3:1 आपके पास आंसर निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में आ सकते हैं। इसमें पैनिक नहीं होना, जस्ट फॉर्मूलाज अगर ध्यान में रखेंगे, जस्ट कंडीशंस लगाइएगा, तो आसानी से कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वन ऑफ एक्सट्रीम है, ये अदर एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है। काइनेटिक एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है? अपनी मीन पोजीशन पर, तो डेट्स एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी? 0। तो ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी को। डिस्टेंस के साथ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ की वेरिएशंस क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जबकि मीन पर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा। टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर इसके मैक्सिमम वैल्यूज के लिए रिप्रेजेंटेशन दी गई है, तो डेट्स ये हर पॉइंट पर कांस्टेंट भी होगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यूज को भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ होगा। देखिए एक सिंपल सी वेरिएशन है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो f है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकंड्स को बोला जाता है, तो डेट्स व्हाई ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। आपसे क्वेश्चन ये है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल क्या होगी? ये आपने कैलकुलेट करना है। देखिए सिंपल इज दैट, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ जो था वो हमने कहा था साइनोसॉइडल वेव होगा, x इज x0 साइन ऑफ थीटा के अकॉर्डिंगली। तो ये आपके पास इस पार्टिकल का ग्राफ बन गया। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहूं, तो मीन पोजीशन, ये मीन था ना, ये इसकी एक्सट्रीम है, ये वंस अगेन मीन आ गई, ये फिर एक्सट्रीम आ गई। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, फिर 0 हो गई, फिर एक्सट्रीम पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और जब मीन पर जाएगा फिर क्या हो जाएगी? 0। तो ये ग्राफ बन गया। अब वेरिएशन आपको नजर आ रहा है, एक जैसी नहीं आ रही। देखे ना, लेट्स सपोज इसके टाइम पीरियड को हम कहते हैं ये t है। टाइम पीरियड एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने का टाइम होता है ना, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये यहां से लेकर यहां तक, आप इसे t पोटेंशियल एनर्जी बोल दें। क्या ये बराबर है? कतन नहीं। मैंने इसका टाइम पीरियड क्यों माना? ये टोटल टाइम पीरियड क्यों नहीं लिया? टाइम पीरियड किसे कहते हैं? मैंने कहा वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जहां से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए, तो डेट से रेपिटेशन तो यहां से स्टार्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। दिस मींस डेट यही इसका टाइम पीरियड होगा ना। तो आपको वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि अगर ये हम इस तरह से करें तो फिर आपस में बराबर निकल रहे हैं ना। दिस मींस डेट टू टाइम पीरियड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, दैट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्मिंग बॉडी। दिस मींस डेट हमारे पास टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का? t/2। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर
टाइम पीरियड हाफ हुआ तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी में भी सेम यही रिलेशन बनेगा। मतलब मेरा कहने का है कि एफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, 2 टाइम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जबकि अगर टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लेनी हो तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट लाइन है, तो यहां पर हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, डेट वुड बी द 0। जबकि इसका टाइम पीरियड क्या निकलेगा, पता नहीं कब जाकर अपनी वेरिएशंस को कंप्लीट करते हैं, तो डेट वुड बी द इंफिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था जी फेज का। फेज एक ऐसा एंगल है जो एक्चुअली एक पार्टिकल को जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। हम जनरल इसका एक्सप्रेशन एक्स इज एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा के साथ लिखते हैं। ये थीटा एंगल फेज एंगल है। देखा ना, एक पार्टिकल था, वो इस पॉइंट से स्टार्ट लिया और यहां तक कुछ टाइम के बाद पहुंच गया, तो इसका प्रोजेक्शन कहां पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, 1 ऑफ द डायमीटर पर। ये मैंने एन पॉइंट से इसके प्रोजेक्शन को डिफाइन कर दिया, यहां से हमने ये इक्वेशन बना ली थी। अब एक्स नॉट साइन थीटा को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। लेट्स सपोज ये पार्टिकल जब अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, टाइम 0 था, तो वो अपनी इस जगह पर, इस पॉइंट पर, रेफरेंस लाइन पर नहीं है, यहां से स्टार्ट कर रहा है। कुछ देर के बाद ये पॉइंट यहां पर आ गया। अब हमारे पास अगर हम लिखते एक्स इज एक्स नॉट साइन थीटा, तो थीटा तो ये एंगल है ना, थीटा ये एंगल होने का मतलब है हम सिर्फ ये वाले डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ ये वाले डिस्टेंस की बात बता रहे हैं। जबकि अगर हम डेफिनेशन पर फोकस करें तो डिस्प्लेसमेंट हम कौन सा डिस्टेंस देते हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका मतलब है हमें ये डिस्टेंस अभी इसमें ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए ये एंगल जिसे आप इनिशियल फेज बोलते हो वो ऐड करना पड़ेगा। तो डेट्स इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो हम लिखते हैं एक्स इज एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, वेयर फाई क्या है, इसका इनिशियल फेज। ये इसका इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट है और थीटा उसका कवर्ड एंगल था। यहां पर फेज क्यों नहीं लिखा, एक्चुअली यहां पर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, थीटा प्लस 0। इनिशियल फेज हम बता रहे हैं कि यहां पर क्या है, 0 है। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज जब टाइम 0 था उस वक्त हमारे पास पार्टिकल यहां से स्टार्ट लेकर यहां पर आ गया, तो इसका प्रोजेक्शन कहां पर आ चुका होगा, वो इस जगह से यहां पर आ चुका होगा। ऐसे ही हुआ जी। अब हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, एक्स इज एक्स नॉट साइन ऑफ, ये थीटा एंगल तो है, साथ में ये इनिशियल फेज भी तो ऐड करना होगा ना। इनिशियल फेज आपको नजर आ रहा है, आप कितने एंगल पर आए, ये 90 डिग्री पर है। तो अगर मैं 90 प्लस थीटा कर दूं तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा के। तो दैट्स व्हाई ये एक्सप्रेशन इसके लिए आ जाए। दिस मींस दैट अगर ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करता हुआ पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की साइड पर जा रहा है, तो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा एक्स इज एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस इनिशियल फेज। और अब अगर वो एक्सट्रीम से टुवर्ड्स मीन पर आ रहा है तो अब एक्सप्रेशन लिखा जाएगा एक्स इज एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, और इसके साथ अगर कोई चीज ऐड हो रही है तो वो ऑब्वियसली इसका इनिशियल फेज लिया जाता है। आपसे कभी एक्सप्रेशन आ जाए कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है एक्स इज एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा। आप बता दें इसका इनिशियल फेज क्या होगा, तो क्या होगा जी उसका इनिशियल फेज 90 डिग्री। और अगर इनिशियल फेज 180 डिग्री होता तो साइन ऑफ थीटा प्लस 180 हम कैसे लिखते, माइनस एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा के साथ। तो ये फेज का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसमें से कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ये आपने याद रखने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी रेजोनेंस का। रेजोनेंस क्या है, देखिए ना, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ऑक्सीलेटरी सिस्टम है, इसमें मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम मैंने ए, एक बी और एक सी ले लिया। इन सब को मैंने कॉर्ड के साथ बांध दिया है। कॉर्ड इसमें इस तरह से है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर सकता है। मैं यहां से इस पेंडुलम की मदद से एक फोर्स एक्सर्ट करता हूं, आप समझ रहे हैं कि ये अप्लाइड फोर्स है। कैसे लगाऊंगा अप्लाइड फोर्स, मैं इसे वाइब्रेट करवा देता हूं। अगर मैं इसे वाइब्रेट करवा रहा हूं तो वाइब्रेशन यहां पर कॉर्ड में एनर्जी ट्रांसफर करेगी, और कॉर्ड इन तीनों सिस्टम में ए बी सी में एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। आप देखेंगे सबसे बड़ी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कौन सा सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होगा, तो वो सी सिस्टम। ए और बी में वाइब्रेशन आएंगी जरूर, बहुत फीबल होंगी, बहुत वीक होंगी, जबकि ज्यादा बड़ी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ कौन सा सिस्टम वाइब्रेट करेगा, सी। तो ये रेजोनेंस का फिनोमेना है।
रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस ये है कि अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटरी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो वहां पर रिस्पांस मैक्सिमम हो जाता है या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज रेजोनेंस। याद रखना है रेजोनेंस पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन। रेजोनेंस की एग्जांपल्स क्या हैं? स्विंग है, ऑक्सीलेटिंग ब्रिज है। कौन सी एग्जांपल है जी? ये मैकेनिकल रेजोनेंस है। इसके अलावा दो हमारी बुक में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल्स दी गई। वन ऑफ द ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो में 16 चैप्टर पार्ट सेकंड में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास एंटीना है ना, वो एक्चुअली हमारे पास कोई ना कोई वेव्स को रिसीव कर रहा होता है और उस वेव का जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, जो उसका कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी हम किससे मैच करते हैं? एक एलसी पैरेलल हमारे पास जो डिवाइस लगा होता है उसके साथ। और अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज, जिसको इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला, अगर मैच कर जाएंगी तो रिस्पांस क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। माइक्रोवेव में जो हम वेव प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी वेवलेंथ याद रखिएगा 12 सेंटीमीटर और कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 2450 मेगाहर्ट्ज। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस आपने याद रखनी होगी। फ्री ऑक्सीलेशन कौन सी होती है? एक ऐसी ऑक्सीलेशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। किसी एक्सटर्नल फोर्स की इंटरफेरेंस के बगैर अगर ऑक्सीलेशन आ रही है तो हम उसे फ्री ऑक्सीलेशन बोलते हैं। एक्चुअली आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई g/L अंडर रूट। तो दैट्स व्हाई ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है अगर ये इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के बगैर आ रही है। और ये आपको पता है कि ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर। इसके अलावा ये किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। दैट्स व्हाई यहां पर रेजोनेंस भी एक्ट की थी। इन दोनों की लेंथ बराबर थी ना, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी। इसीलिए हमने बोला ना, फ्रीक्वेंसी जब किसकी, अप्लाइड फोर्स की किसके साथ, ऑक्सीलेटिंग सिस्टम के साथ मैच कर जाए तो रिस्पांस मैक्सिमम आता है। तो वो इस वजह से आया था। अच्छा जी, अगली बात याद रखिएगा, फोर्स ऑक्सीलेशन क्या होती है? ऐसी ऑक्सीलेशन जो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रही होती है। जैसे जो आप आवाज सुन रहे हो, ये फोर्स ऑक्सीलेशन है। फोर्स साउंड, फोर्स लगा रही है। हमारे कान के अंदर एक वाइब्रेटरी सिस्टम है, जो उस पर फोर्स लगती है तो वहां पर वाइब्रेशन आपके पास जो रिस्पांस दे रही होती है वो हमारे पास क्या है? वो साउंड की शक्ल में, सेंसेशन की शक्ल में आपको सुन जाता है। डैम्पिंग क्या होती है जी? डैम्पिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द ऑक्सीलेटिंग सिस्टम। और ये ऑक्सीलेटिंग सिस्टम से जो एनर्जी डिसिपेट हो रही होती है वो किस टर्म में होती है? तो फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम में एयर फ्रिक्शन होती है। जो हमारे पास हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, तो इस वजह से एनर्जी डिसिपेट कर जाती है। अगर हम एक आइडियल सिस्टम की बात करें ना, तो हमें पता है कि उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली कम नहीं होता। हम कहते हैं उसमें एनर्जी लॉसेस होते ही नहीं है। हमने बार बार बोला टोटल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम और कांस्टेंट होती है। तो डेट्स से मैक्सिमम और कांस्टेंट होने का मतलब है उसमें कोई एनर्जी लॉसेस नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है उसमें हमारे पास इनडेफिनेट टाइम के लिए वो क्या करता जाएगा? ऑक्सीलेट करता जाएगा। जबकि ऐसा बेसिकली नहीं है। डैम्प्ड क्या होगा? डैम्प का मतलब है एनर्जी उसमें से डिसिपेट कर रही होगी किसी भी फ्रिक्शन लॉसेस की शक्ल में। और अगर एनर्जी डिसिपेट कर रही होगी तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली उसका एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगा। ये डैम्प्ड ऑक्सीलेटर की हमारे पास वेव फॉर्म बनी हुई है और ये आइडियल या अनडैम्प्ड ऑक्सीलेटर की वेव फॉर्म बनी हुई है। देखें जी, अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ये ग्राफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के लिए ग्राफ है। ग्राफ हम एम्पलीट्यूड और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के दरमियान बना रहे होते हैं। ये ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है। देखिए, सिंपल इज डेट, अगर स्मॉलर डैम्पिंग फोर्स लग रही होगी तो ऑटोमेटिकली एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम निकलेगा। और अगर आप डैम्पिंग फोर्स बहुत लार्ज लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एम्पलीट्यूड बहुत जल्दी डैम्प कर जाएगा। याद रखने वाला पॉइंट है, स्मॉलर डैम्पिंग फोर्स के लिए ग्रेटर एम्पलीट्यूड होता है। नजर आ रहा है ग्रेटर एम्पलीट्यूड है। और ये मोर शार्प कर्व होती है। आपको नजर आ रहा है कि ये कर्व ज्यादा शार्प है। लार्ज डैम्पिंग फोर्स के लिए एम्पलीट्यूड कम हो जाता है और ये जो कर्व होती है इसे हम फेयरली फ्लैट कर्व बोलते हैं। आप इसमें कह सकते हैं कि लेस शार्पनेस होगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखिएगा। कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जी। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन दिया गया है x0 इज 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यूज हमारे पास
कैलकुलेट करनी है कब, t/8 सेकंड के बाद, वे t कैपिटल T स्टैंड्स फॉर द टाइम पीरियड। देखिए एक्सप्रेशन क्या है, x इज x नॉट साइन ऑफ 2π/t इंटू टी। अब वैल्यूज लगा दें, वैल्यूज हमारे पास क्या है, x नॉट साइन ऑफ 2π डिवाइडेड बाई t इंटू t/8, ये इससे कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, तो ये एक्सप्रेशन आ गया x नॉट साइन ऑफ π/4। π/4 स्टैंड फॉर 45 डिग्री, और 45 डिग्री का अगर हम साइन ले लें तो वो 0.707 होता है। अब आप इसमें वैल्यूज लगा दीजिएगा, x नॉट 4 सेंटीमीटर है, आप रफली से 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 4 28 हुए, एक डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा तो ये 2.8 सेंटीमीटर आंसर निकल आएगा। अच्छा जी, अगला पॉइंट है हमारे पास, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है x नॉट दैट इज 4 सेंटीमीटर। आपने डिस्प्लेसमेंट बतानी है कब, जब उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल, तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखिएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखिएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हाफ के एक्स स्क्वायर इधर जाकर ऐड हो गया ना, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर दैट इज द हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो गया जी, के एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, के से के कैंसिल हो गया। कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे, एक्स, तो दोनों साइड पर अंडर रूट ले लीजिएगा, एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट दैट इज द एक्स नॉट बाय 2 अंडर रूट, तो ये आपके पास आंसर निकल आएगा। जनरली यहां पर भी एक स्टूडेंट गलती करते हैं ना, जब क्वेश्चन पूछा जाता है किस डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी, तो वो फौरन से पहले x नॉट बाय 2 की ऑप्शन को टिक कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब आंसर क्या है, x नॉट बाय 2 अंडर रूट, और अगर आपको x नॉट की वैल्यूज दी गई हो तो आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास x की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, x नॉट कितना है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज ड्राइव हो सकती है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 अंडर रूट लिखा जा सकता है, और 2 को आप 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट भी तो लिख सकते हैं। 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट एक्चुअली क्या होगा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो वो 2 ही था ना, और ये डिवाइड किससे हो रहा था, 2 अंडर रूट से, ये से कट गया, तो आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता था। जी, एक और एमसीक्यूज है, स्टूडेंट वांट टू मेक अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकंड, वो 1 सेकंड का टाइम पीरियड जितना सिंपल पेंडुलम बनाना चाहता है। ही यूज अ स्ट्रिंग एल एंड फाउंड, उसका जो टाइम पीरियड था वो 1/2 सेकंड निकला। टू गेट द डिजायर्ड टाइम पीरियड, डिजायर्ड टाइम पीरियड कितना है 1 सेकंड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वुड बी। अब देखें हमारे पास टाइम पीरियड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अंडर रूट के। इसका मतलब है टाइम पीरियड और टी प्राइम की जो रेशियो होगी वो भी क्या होगी, एल ओवर एल प्राइम की रेशियो, साथ में अंडर रूट भी ले लेते हैं। अब देखिएगा हमारे पास टाइम पीरियड चाहिए कितना था, डिजायर्ड टाइम पीरियड कितना था 1, टाइम पीरियड निकला कितना एल सिटिंग का 1/2, इसकी लेंथ क्या है ये हमने मालूम करनी है, और ये लेंथ हमें दी गई थी कितनी थी, एल थी, और इसके साथ हमें क्या लेना है, अंडर रूट। दैट्स व्हाई ये लिखा जाएगा 2/1 इज एल प्राइम जो लेना चाह रहे थे डिवाइडेड बाय एल। तो अब हमारे पास दोनों साइड पर स्केयर ले लीजिएगा, तो ये 4/1 हो जाएगा, ये एल प्राइम ओवर एल हो जाएगा। दैट्स व्हाई कितनी लेंथ निकल आएगी, 4 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ, तो दिस मींस दैट ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ mass of pendulum is doubled then its time period, mass of pendulum is doubled, तो इसके टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द पेंडुलम होता है, तो टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड वुड रिमेन एज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस कितने टाइम, 2 टाइम्स, देन टोटल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। क्या रिलेशन है जी टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड का, द टोटल एनर्जी इज टेकन एज द हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इसका मतलब है टोटल एनर्जी और एक्स नॉट स्क्वायर में डायरेक्ट रिलेशन है। दिस मींस दैट अगर मैं इसे डबल कर दूं तो ये कितने गुना बढ़ेगी,
4 टाइम्स बढ़ रही होगी, तो एक्स नॉट को डबल करने से टोटल एनर्जी में कितने टाइम चेंज आ रहा है? 4 टाइम्स चेंज आ रहा होता है। इस यूनिट में आने वाले लास्ट ईयर के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जी। When length of simple pendulum is doubled, the ratio of its new time period to the old time period. देखिए आपने क्या किया है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम को डबल कर दिया है, तो आपने जो नया टाइम पीरियड है उसकी रेशियो पुराने टाइम पीरियड से कैलकुलेट करनी है। देखिए लेट्स सपोज नया टाइम पीरियड टी प्राइम था, आप रेशियो लेना चाह रहे हैं उसके पुराने टाइम पीरियड से, दैट इज द टी। आप सबको पता है टाइम पीरियड और लेंथ में हमारे पास ये वाला रिलेशन होल्ड कर रहा होता है। क्या किया था हमने, लेंथ ऑफ पेंडुलम को क्या किया था, डबल किया था। तो नए टाइम पीरियड में हमने कितनी लेंथ यूज की, लेट्स सपोज वो 2L है, पुराने टाइम पीरियड की लेंथ L होगी ना, इससे डबल ऐसे ही होगा, ये अंडर रूट भी लेना होगा, L से L कैंसिल हो गया, तो हमारे पास दिस मीन्स दैट इन दोनों की रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 या सिंपली 2 अंडर रूट। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई, दैट इज द बीटा। देखिए ना, लेट्स सपोज हम चार्ली ऑप्शन को 2 अंडर रूट बाय 2 लिख लेते हैं, तो बीटा इज अवर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बीटा जो ऑप्शन हमारे पास है वो 2 अंडर रूट में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलेरेशन विल बी मिनिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट। आपने बताना है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक्सेलेरेशन किस लम्हे पर जीरो होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऑप्शन बीटा है सेंटर पोजीशन, ऑप्शन चार्ली है मीन पोजीशन, ऑप्शन डेल्टा है हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन की लाजमी कंडीशन यही थी, इसका मतलब है एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम होगा जब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई, दैट इज द अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ टाइम पीरियड इज 20 माइक्रोसेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, 1/t। कैसे लिखेंगे, 1/20 इंटू 10 रेज की पावर -6। क्या लिख सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -5। 10 रेज की पावर 5 ऊपर जाकर हो गया मल्टीप्लाई, मतलब 1 0 0 0 0 0। मैंने 5 दफा 0 लगा दिया और साथ में यहां पर 1/2 का फैक्टर भी मौजूद था। 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के। तो अगर मैं 0.5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली ये 0.5 का मतलब 5/10 ही होगा ना, तो एक जीरो और खत्म हो जाएगा, तो ये इसमें 4 दफा इसके साथ 0 लग जाएंगे, तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी, दैट इज अ हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय विच स्टेटमेंट मेंशन्ड बिलो। कुछ आपके पास कंडीशंस दी गई, आपने एग्जैक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। K स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज 0, L स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज 0, M स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू द प्लस माइनस x नॉट। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट ठीक है, देखें K जब x 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होती है, तो ये तो ठीक है। L पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज 0, गलत हो गया। M पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू द प्लस माइनस x नॉट, तो ये भी ठीक हो गया। दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो K भी ठीक है, M भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, दैट इज द बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन, आपके पास 4 ऑप्शन दी गई। अब देखिए लंबी चौड़ी ऑप्शन दी गई है, बात का टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसा भी किया जाता है। आप सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम, तो कहां पर होनी चाहिए, मीन पोजीशन पर। द बॉडी इज एट मीन पोजीशन, द बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, द बॉडी इज एग्जैक्टली हाफ वे डाउन बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, द बॉडी इज समवेयर बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, द बॉडी इज एट मीन पोजीशन, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। ये था जी हमारे पास लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का। इन तमाम बातों को, तमाम कॉन्सेप्ट्स को, तमाम फार्मूलाज को अच्छी तरह से अपने ذहन में रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस के लिए स्टेप प्रैक्टिस शीट्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।